मान लीजिए आपने कुछ ऑर्डर किया था, डिलीवरी बॉय आपके मोहल्ले तक आ चुका है, पर उसको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। तो वो आपको कॉल करता है और बताता है कि मैं मोहल्ले में आ चुका हूँ, वहाँ एक मंदिर है, वहां पे खड़ा हूँ, उसके आगे आपका घर कहाँ है, ये मेरे को गाइड कीजिए। तो आप बोलोगे कि आप वहां से लेफ्ट ले लीजिए। लेफ्ट जैसे ही लोगे, थोड़ा आगे चलोगे तो आपको एक नीम का पेड़ आएगा। नीम के पेड़ से आप राइट ले लीजिए। नीम के पेड़ से राइट ले लीजिए। राइट में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक येलो कलर की बड़ी सी बिल्डिंग आएगी। येलो कलर की बड़ी सी बिल्डिंग आएगी। उस येलो कलर की बिल्डिंग के सामने वाला जो मकान है, वो मेरा मकान है। आपको वहीं ऑर्डर डिलीवर करना है। तो आपने देखा, एक मंदिर, एक नीम का पेड़ और एक येलो कलर की बिल्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में आपने अपनी पोजीशन बताई है। अपनी पोजीशन किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बताना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज की क्लास में अपन यही पढ़ेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप स्टेशनरी है या मोशन में है, या मैं ऐसे कहूं रेस्ट में है या मोशन में है। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो स्टेट हो सकती है, या तो वो रेस्ट में है, रुका हुआ है, या मोशन में है, चल रहा है। पर फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं कैसे बताऊंगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है या चल रहा है? तो देखिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपके स्कूल की बात करते हैं। क्या आपका स्कूल रुका हुआ है या मोशन में है? तो आप कहेंगे ऑब्वियसली है, रेस्ट में है, रुका हुआ है। कैसे? उस स्कूल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। क्या पोजीशन चेंज हो रही है? जैसे आज स्कूल यहाँ पे है, वहीं पे है, कल वहीं पे था, 2 दिन बाद भी वहीं पे होगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। पर क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है टाइम। यानी टाइम का चेंज तो हो रहा है, पर पोजीशन का चेंज नहीं हो रहा है। टाइम चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो इस टाइप की स्टेट कहलाती है रेस्ट। यानी पोजीशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। दूसरी स्टेट की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है मोशन। उसमें क्या होगा? पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ। कैसे? मान लीजिए कोई आदमी, टाइम ले लेता हूं 12 बजे, 12 बजे खड़ा है जालोरी गेट पे, जालोरी गेट, 12:30 बजे वो पहुंच जाता है, मान लीजिए शास्त्री सर्कल। ठीक है, शास्त्री सर्कल। अब आप देखेंगे 12 से 12:30, 12:30 हो गया, यानी टाइम चेंज हुआ। यस। पोजीशन, पहले वो जालूर गेट पे था, अब शास्त्री सर्कल पे है, यानी टाइम के चेंज होने के साथ साथ उसका पोजीशन भी चेंज हो गया। पोजीशन को जनरली हम एक्स से शो करते हैं, एक्स, और टाइम को टी से शो करते हैं, एक्स और टी। यानी इसमें पोजीशन भी चेंज होगा और टाइम भी चेंज होगा। टाइम तो वैसे दोनों में चेंज ही हो रहा है। चेंज जो नहीं हो रहा है वो है पोजीशन। कभी पोजीशन चेंज होता है, कभी पोजीशन चेंज नहीं होता। तो टाइम के साथ पोजीशन का चेंज होना कहलाएगा मोशन। टाइम के साथ पोजीशन का चेंज नहीं होना कहलाएगा रेस्ट। तो आपने अपनी दो चीजें पढ़ ली है, रेस्ट क्या होगा और मोशन क्या होगा। यानी किसी का टाइम तो चेंज होता रहे पर एक्स में चेंज नहीं आए तो वो क्या होगा? वो होगा रेस्ट। पर टाइम के साथ साथ पोजीशन यानी एक्स में भी चेंज आए तो वो हो जाएगा मोशन। अब बात करते हैं अपन थोड़ी सी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स को अपने साथ लेकर ही आती है। अपन नीम का पेड़, बिल्डिंग, ये तो फिजिक्स में बताएंगे नहीं, तो अपन क्या करेंगे, बात करेंगे अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम की। पहले 1D की बात कर लेते हैं। 1D क्या होता है? 1D यानी वन डायमेंशनल। एक ही लाइन में अगर आप चल रहे हैं, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट यानी एक ही डायमेंशन होगी। एक मिनट, ये मैं बना दिया है एक्स एक्सिस,
ये बन गया अपना एक्स एक्सिस। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ये इसका 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे x, तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मान लीजिए x इक्वल टू 2 है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ x इक्वल टू 4 पे। जब टाइम t1 है तो मैं यहाँ पे हूँ x इक्वल टू 2 में, जब टाइम t2 है तो मैं x इक्वल टू 4 पे आ गया हूँ। तो अपन कैसे बताएंगे कि देखो मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मोशन हो रहा है। तो देखो पोजीशन थी x इक्वल टू 2, टाइम था t1, अभी x इक्वल टू 4 हो चुका है और टाइम t2 हो गया, यानी टाइम के साथ पोजीशन में चेंज आया, यस, तो ये मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोशन। पर कैसा मोशन है ये? 1D, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, वो है x। अभी मैंने आपको किसकी बात करी है? x की बात करी है। सिमिलरली मैं बात कर सकता हूं y एक्सिस की। किसकी? y एक्सिस की। देखिए ये y मान लीजिए, मैंने ये y का 0 मान लेता हूं, यहां से चलना स्टार्ट कर देता हूं। मान लीजिए मैं यहाँ पे हूं, तो ये y इक्वल टू 2 मान लेते हैं और ये y इक्वल टू 5 मान लेते हैं। जब यहाँ पे हूं तो टाइम t1 मान लेते हैं, जब यहाँ पे हूं तो टाइम t2 मान लेते हैं। क्या टाइम चेंज हुआ? हाँ, t1 से t2 हो गया। क्या मेरी पोजीशन चेंज हो गई? बिल्कुल। y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 5 पे आ गया, यानी पोजीशन भी चेंज हो गई। तो ये भी क्या हो जाएगा? मोशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोशन। x वाला और ये y वाला दोनों ही एग्जाम्पल है 1D मोशन के। ओनली एक डायमेंशन चेंज होगी, या तो एक टाइम पे सिर्फ x चेंज हो रहा है या एक टाइम पे सिर्फ y चेंज हो रहा है। दोनों एक साथ चेंज नहीं हो रहे। एक टाइम पे एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, या तो x या y, तो ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल मोशन। अगली बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन की। लास्ट वाले केस में या तो सिर्फ x चेंज होगा या सिर्फ y चेंज होगा, पर इस वाले केस में x और y दोनों ही चेंज होंगे। कैसे? देखो, ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। ये हो गया x का 1, ये x का 2, ये x का 3, ये x का 4, ये x का 5, ये x का 6। सिमिलरली इसका 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 तक ले लेते हैं। ऊपर जा रहे हैं तो y में चेंज आ रहा है, इस साइड में जा रहे हैं तो x में चेंज आ रहा है। अब क्या करें? अगर मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ यहीं पे, तो आप देखेंगे कि मेरी पोजीशन क्या हो जाएगी? x इक्वल टू 1 हो जाएगा, मेरा कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 1। पर y में तो मैं चला ही नहीं, तो ये सिर्फ 1 डायमेंशनल में आएगा। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ 3 पे, तो भी 1 डायमेंशन में आएगा x कोऑर्डिनेट में। और अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी गोला बनाया है, तो भी मैं 1 डायमेंशनल में होऊंगा, पर अभी y में हो जाऊंगा, x में नहीं होऊंगा। यहाँ पे आ जाऊँ तो भी 1 डायमेंशनल मोशन ही होगा, पर क्या होगा? y में हो जाएगा। पर अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो क्या होगा? यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आता हूं तो मैं ना x पे हूं ना y पे हूं, इन दोनों के बीच में हूं। ये x का लाइन और ये y का लाइन, ये दोनों के बीच का एरिया है। ये जो है इन दोनों के बीच का एरिया है, तो मैं अभी इन दोनों के बीच में हूं। ठीक है, तो अब मेरी पोजीशन क्या होगी इसके रेस्पेक्ट में? ये इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक, यहाँ से भी एक, तो मेरे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। और मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आ गया 4 पे, और चलिए ये 4 पे नहीं, यहाँ पे आ गया मैं, तो मैं कैसे बताऊंगा अपनी पोजीशन? तो मेरी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं 4,4, 4,4। तो जनरली आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई पॉइंट P होगा तो उसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे। यहाँ पे x भी होगा, y भी होगा, तो 2 डायरेक्शन होगी, x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो इस टाइप का मोशन जिसमें आप x के साथ साथ y दोनों चेंज हो रहे हैं आपके, तो उस टाइप का मोशन कहा जाएगा 2 डायमेंशनल मोशन। पहले वाला जो केस था 1D, उसमें या तो सिर्फ x आएगा या सिर्फ y आएगा, पर इस केस में x और y दोनों एक साथ आएंगे। तीसरा जो है डायमेंशनल का टाइप, वो है 3D, 3 डायमेंशनल। ये बताना जनरली कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो फिर भी अपन, जैसे अपन ने x और y का भी मैंने बताया, तो सिमिलरली इसको मैं एलिब्रेट ऐसे कर सकता हूँ या बता सकता हूँ ऐसे। देखिए ये तो हो गया अपना y एक्सिस। एक मिनट,
ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस, ये अपना z एक्सिस। अगर 2D होता, सिर्फ ये z एक्सिस नहीं होता, तो कोई भी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे x, y। पर अभी अपने पास 2D नहीं है, 3D है, x, y और के साथ एक z भी आ गया। तो इस कंडीशन में इसके जो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे वो ऐसे दिए जाएंगे, कोई पॉइंट P है तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, z। तो एक पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो चल रहा है 3D में, तो उसके x, y और z तीनों में ही चेंज आएगा। आई बात समझ में? तो इस टाइप 1D और 3D, ये 1D, 2D और 3D तीन टाइप का आपने मोशन देख लिया। अब बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है पोजीशन। क्या बताता है? पोजीशन। अब पोजीशन बताने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। एक जो अभी हमने तरीका देखा है वो तो है कोऑर्डिनेट वाला। कौन सा वाला? कोऑर्डिनेट वाला, जिसमें आप x, y और z तीनों के रेस्पेक्ट में किसी की भी पोजीशन बता सकते हैं। ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया z। और कोई अपना पॉइंट यहाँ पे P मान लेंगे तो कैसे होंगे इनके कोऑर्डिनेट? x, y, z। ये सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला। कौन सा सिस्टम है? पोजीशन बता रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? कोऑर्डिनेशन के रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। अब मैं बात करता हूं वेक्टर के रेस्पेक्ट में, यानी पोजीशन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन वेक्टर, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन बताएंगे वो बताएंगे पोजीशन वेक्टर से। आपने वेक्टर्स पढ़े ही होंगे। वेक्टर्स वो होते हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी हो, तो वो हो जाएंगे अपने क्या? वो हो जाएंगे वेक्टर्स। कोई पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट P, उसकी जो पोजीशन बतानी है आपको, वो बतानी है वेक्टर से। किससे बतानी है? वेक्टर से। आपने 11th में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर। क्या नाम है इसका? पोजीशन वेक्टर। ऐसा वेक्टर जो क्या बताए किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वो कहलाएगा पोजीशन वेक्टर। पर ये डेफिनेशन अधूरी है। वो पोजीशन तो बताएगा पर किसी के रेस्पेक्ट में बताएगा ना। तो वो वेक्टर जो क्या बताए पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, वो बताए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मूल बिंदु 0,0। तो वो जो भी पोजीशन बताएगा वो कहाँ से चालू होगी या कहाँ से मेजर की जाएगी, वो हमेशा मेजर की जाएगी ओरिजिन या मूल बिंदु से। आई बात समझ में? तो वो वेक्टर जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा किसके रेस्पेक्ट में? मूल बिंदु यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसे बोलेंगे क्या? पोजीशन वेक्टर। तो ये अपना P पॉइंट है, इससे ऐसे वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं अपन। ये तो हो जाएगा 0,0,0 या डायरेक्ट O ही बोल देते हैं, पॉइंट O जिसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 है। तो अपना जो पॉइंट P है, ठीक है, उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो ऐसा दिया जाएगा। ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। R के ऊपर लाइन खींच देंगे तो ये वेक्टर को शो करेगा। और आपको ये पता ही होगा कि x एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन बताता है, वो होता है आई कैप। y की डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है वो होता है जे कैप, और z की डायरेक्शन का होता है जे कैप। जे कैप। तो इस r को मैं कैसे शो करूंगा? तो इस r वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x की डायरेक्शन में आई कैप, y जे कैप, z के कैप। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। ये एक रिलेशन है किसकी इसके बीच में? ये रिलेशन है पोजीशन, एक मिनट, ये एक अपने पास मिलता है क्या? रिलेशन मिलता है बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट के बीच में। कैसे? देखो, ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर r कैप है। तो अपने पास इधर देखिए तो क्या मिलता है अपने पास मिलता है वेक्टर r कैप का x, y और j के साथ, x, y और z के साथ रिलेशन, जो बताता है अपने को पोजीशन वेक्टर का कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन। तो आपने इस क्लास में सीख लिया है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। तो अपने जो x, y और z जो कोऑर्डिनेट बनाया अभी यहाँ पे सिस्टम x, y, z, ये आपका कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे? क्योंकि अपन ने जो पार्टिकल P
एक्स वाई जेड जिसकी पोजीशन आ रही थी एक्स वाई जेड, वो किसके रेस्पेक्ट में बताई? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताई। किसके? इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताई। और ये पूरा जो सिस्टम है एक्स वाई और जेड का, ये पूरा सिस्टम कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें अपन इस पार्टिकल पी की पोजीशन देखते हैं इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ये पूरा एक्स वाई जेड का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कहलाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इस सिस्टम में, फ्रेम में, जो कार्टेशियन वाला फ्रेम है, इसमें जो एक्स वाई और जेड है वो तीनों ही एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब देखो x और y के बीच में जनरल इजीली आपको 90 डिग्री दिख रहा है, पर z के रेस्पेक्ट में नहीं दिख रहा है। इसका कारण है ये देखो, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, तो देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। z के लिए क्या करें, आप एक तीसरा पेन उठा के यहाँ पे देखेंगे ऐसे, तो आप देखिए तीनों ही आपको कैसे दिखेंगे? परपेंडिकुलर। ये देखो डायग्राम ऐसे ही दिख रहा है ना, पर देखो तीनों ही आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे हर बार। आई बात समझ में? तो आज की क्लास में अपन ने समझ लिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे कॉन्सेप्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।